फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है और आज हम शुरू करेंगे परमाणु संरचना टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक परमाणु संरचना, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता रह गया कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है और परमाणु की एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 19वीं शताब्दी से पहले तक हम लोग यही सोचते थे कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु 19वीं शताब्दी के बाद या आखिरी में, उसके आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है और उसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। आधुनिक अनुसंधानों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं। सभी तत्वों के परमाणु को निर्मित करने वाले इन कणों को मौलिक कण कहते हैं। परमाणु किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कण से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं। ये सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं। और सभी तत्वों के परमाणु को निर्मित करने वाले इन कणों को क्या बोलते हैं? मौलिक कण। और इन तत्वों के परमाणु को निर्मित करने वाले कणों को मौलिक कण कहा जाता है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और अणु क्या होता है? किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मतलब परमाणु जो होगा वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेगा, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और अणु, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ये हो गया अणु और परमाणु में डिफरेंस, कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है और जिस पर इकाई ऋणावेश होती है। मतलब इनकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है और जिस पर ऋण आवेश होता है, या जिस पर इकाई जो होती है वो ऋण आवेश होती है। प्रोटॉन, परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर धन आवेश होता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन क्या है? जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग, मतलब पूरी तरह बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है हाइड्रोजन परमाणु के, और इस पर धनावेश होता है और इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। अब आइए न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मतलब इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। और इन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात करके उसने इसकी खोज की थी। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता और उसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने 1932 में। तो अब चलिए पढ़ लेते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग करके परमाणु की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित
एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता लगाया है। रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग को रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग भी कहा जाता है। थॉम्सन द्वारा प्रस्तुत परमाणु का स्वरूप अस्वीकार करते हुए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के निरीक्षणों के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख बातें कौन? परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉम्सन को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है और जिस पर इकाई ऋणावेश होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है और जिस पर ऋण आवेश होता है, या जिस पर इकाई जो होती है वो ऋण आवेश होती है। प्रोटॉन, परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर धन आवेश होता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन क्या है? जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग, मतलब पूरी तरह बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है हाइड्रोजन परमाणु के, और इस पर धनावेश होता है और इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। अब आइए न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मतलब इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। और इन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात करके उसने इसकी खोज की थी। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता और उसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने 1932 में। तो अब चलिए पढ़ लेते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग करके परमाणु की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता लगाया है। रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग को रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग भी कहा जाता है। थॉम्सन द्वारा प्रस्तुत परमाणु का स्वरूप अस्वीकार करते हुए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के निरीक्षणों के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख बातें कौन? और निष्कर्ष निकालने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था रदरफोर्ड ने, कि उन्होंने सोने की परत ली थी और उस पर अल्फा कण को डाला था, अल्फा कण की रे उस पर विक्षेपण किया था। तो अब उन्होंने सोने की ही पन्नी क्यों लिया? उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए लिया क्योंकि वो ड्यूरेबल होती है और जो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। और अल्फा कण जो होते हैं वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और उनका द्रव्यमान जो होता है वो 4u होता है। तो अब इन्होंने आप जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, तो इन्होंने ये क्या लिया कि ये जो गोल गोल ये जो है ये सोने की परत है। अब इन्होंने उस पर अल्फा कण का विक्षेपण किया तो आप देख रहे हैं बहुत सारी जो अल्फा कण है वो सीधे निकल गई और कुछ जो है वो बाहर नहीं निकल पाई, 1-2 ही हैं जो मुड़ गई, मतलब विक्षेपित हो गई, और बाकी सब। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे ये जो अल्फा कण है वो देख रहे हैं आप, सोने की परत पे जब उन्होंने डाला तो वो सीधी निकल गई और सिर्फ 1-2 ही हैं जो विक्षेपित हो गई, आगे नहीं गई। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ कि जैसे आग बंद करके किसी लड़के ने दीवार पे पत्थर मारा, तो ठीक अब उसने पत्थर मारा तो दीवार पे तो उसे आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अगर वही पत्थर किसी जालीदार दरवाजे पे मारते तो उसमें क्या होता? उसमें से सिर्फ 7-8 मतलब
पत्थर हो सकता है जाली से बाहर निकल जाती और एक ही दो की उसकी आवाज़ सुनाई देती। तो इसका कहने का सेंस यहाँ पे यही है कि जो पूरा परमाणु होता है वो ठोस नहीं होता है। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो पूरा परमाणु है वो ठोस नहीं होता है। जैसे कि थॉम्सन के मॉडल में क्या बताया गया था कि वो धनावेशित होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं परमाणु में। तो ये जैसे कि तरबूज की तरह होता है परमाणु और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं तरबूज के बीज की तरह, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे यही निष्कर्ष निकला कि उसके भीतर का अधिकतर भाग खाली है परमाणु के और बहुत कम भाग धनावेशित है, क्योंकि अधिकतर जो हमने सोने की परत पे अल्पाकार डाले तो वो विक्षेपित नहीं हुई। तो इससे निष्कर्ष यही निकला कि बहुत कम भाग इसका धनावेशित है और परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। तो आप और सारे निष्कर्षों के जो भी रदरफोर्ड के मॉडल से डिस्कस निकला उसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु एक भारी नाभिक होता है और परमाणु के अंदर का अधिकतर भाग खाली होता है। वो आपको बात समझ में आ गई होगी। और परमाणु गोलीय होता है और परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। मतलब जो उसके नाभिक का आकार है और जो परमाणु का आकार है, तो नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार के कंपैरिजन बहुत छोटा है। और आगे क्या लिखा है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि परमाणु सौरमंडल की तरह होता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में ठीक उसी तरह अनवरत परिक्रमा करते हैं जिस तरह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न नक्षत्र करते हैं। तो मतलब परमाणु के चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। ऐसा होने से नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के वेग से उत्पन्न केंद्राभिसारी बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। इस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में अनवरत गतिशील रहते हुए परमाणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के उपयुक्त स्वरूप को रदरफोर्ड का परमाणु स्वरूप कहा जाता है। अब इसके दोष क्या थे? अब आइए इसके दोष को पढ़ लेते हैं। परमाणु के इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि इसके स्थायित्व से संबंधित है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से यह स्पष्ट नहीं करता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो मतलब ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई थी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक। अब तत्व के परमाणु से प्राप्त वर्णपट में स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि परमाणु से उत्सर्जित होने वाली विकिरण असतत होती हैं। मतलब वो असतत होती हैं, जो विकिरण कुछ मुड़ जाती हैं, कुछ सीधे जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बात बताने की कोशिश की गई है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु वर्णपट की स्पष्ट रेखाओं के निर्माण की व्याख्या करना संभव नहीं है। अब यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह गति करता रहेगा तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते घूमते फिर नाभिक से टकरा जाएगा और नाभिक से टकरा जाएगा तो परमाणु ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? और जबकि ऐसा तो होता नहीं है कि परमाणु ख़त्म हो जाएगा, परमाणु तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कहने का सेंस यही है कि मतलब इस तरह इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में तो चक्कर नहीं लगाते होंगे। ये बात तो सच है कि हाँ नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाना ये यहाँ पे रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में कमियां हैं। तो इसका मतलब इस तरह निश्चित कक्षाओं में तो इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता होगा। तो ये सबसे बड़ी कमी थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में।